चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपको किस किस पार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो JEE वाले बच्चे हैं उनको तो मैं करा ही रहा हूँ और करा ही दूंगा। आप लोग बताइए आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम है मेडिकल वालों को, बोलिए। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, अच्छा, और ग्राफ वगैरह में कुछ दिक्कत है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ पहले बेसिक ग्राफ देख लेते हैं 15 मिनट में, और फिर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को एक साथ कर लेंगे। आओ कुछ ग्राफ की बात करते हैं। लिखो हेडिंग ग्राफ्स, फटाफट लिखो। तो भाई ग्राफ्स में बच्चों पहला जो ग्राफ पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन का पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम कब बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पैराबोला कब बनता है ये मैं आपको बताऊंगा, और बहुत क्लियर वर्ड्स में बताऊंगा। जब भी आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी, जो मैं लिखूंगा, जब भी वो मिलेंगी, आपको यही ग्राफ बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं वो मैं बताऊंगा। देखो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब आपको किस टाइप की इक्वेशन मिले, y इक्वल टू, बोलो, mx प्लस सी बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, ax प्लस बी बोल दो, कुछ भी बोल दो। जब भी y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा, या फिर ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन है मुझे बोलो, स्ट्रेट लाइन की। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। अगर आप यहां से y को सेपरेट कर लें, अगर आप y को कर लें सेपरेट, तो y कितना आने वाला बोलो, माइनस ax, बोलो, माइनस सी, और डिवाइड बाई b और डिवाइड बाई डी सी। चेक करके बोलो यही आएगा, बोलो भाई चेक कर लो, यही तो आने वाला है भाई। हमें by निकालना है ना, by, तो कितना हो गया बोलो, इसको इधर ले गए, माइनस ax माइनस सी, और b को डिवाइड कर दिया b, यही आएगा भाई। क्लियर है। तो ये जितनी भी इस टाइप की चीजें होती हैं, इसको अगर मैं m मान लूं तो ये कितना हो गया mx, और इस कांस्टेंट को मैं कुछ और मान लूं, कैपिटल C मान लूं, तो बच्चों बेसिकली जो लाइन होती है वो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की होती है। इतनी बात क्लियर है। कोई भी लाइन लिखी होगी वो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप से लिखी होगी। और यहाँ पर m क्या है, इसका m बोलो, वो क्या बोलते हैं उसको, स्लोप बोलते हैं भाई। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लिख लो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब मैं इसको बता देता हूं कि भाई अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, चलिए ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई, और ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन। अब आप इसमें कोई भी लाइन जो भी आपके मन में हो, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो भी आपके मन में हो। ठीक है जी, मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन की कोई लिमिट नहीं होती, तो यहाँ पे हम एरो लगाते हैं। अब ये लाइन x एक्सिस के साथ, x एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है बच्चों, उस एंगल को क्या बोला जाता है बोलो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इसी एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टैन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप बोलते हैं। तो बेसिकली इस लाइन का जो स्लोप होगा, m जो होगा वो टेन थीटा होगा। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। m क्या होगा, टेन थीटा। तो आई थिंक ये सबको पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बच्चों यहां पर कोई भी एंगल जो थीटा है, अगर वो एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, तो इसका मतलब बच्चों अगर थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा हमेशा क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्यूट का मतलब होता है बच्चों 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, और 0 से 90 डिग्री के बीच में आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन, कॉस, टेन, सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस ने ये बताइए कि पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, और ये क्या हो गया, फोर्थ पार्ट। तो अब आप मुझे ये बताइए, एंगल हमेशा यहां से मेजर होता है, तो 0 से लेकर 90, तो बच्चों ये तो होता है 0 डिग्री, और ये कितना होता है 90 डिग्री। तो इसके बीच में आप रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वही मैंने लिखा है, थीटा आकर 0 डिग्री से 90 डिग्री है, तो आप कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। भाई ये बात क्लियर है। तो यहां बच्चों सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। समझ गए जी। अगर आप सेकंड में आते हैं, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बोलो बच्चों,
तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो भी एंगल आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक, भाई साइन और कॉसेक यही पॉजिटिव होते हैं और सब क्या होते हैं बच्चों नेगेटिव होते हैं। समझ गए ना। ये कितना बच्चों 270 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस 90। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों कौन पॉजिटिव होता है 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट। फोर्थ बच्चों 270 से 360 डिग्री, भाई इसमें कौन होता है कॉस और सेक। तो हम तो सिर्फ यही पढ़ रहे थे अभी कि अगर मान लिया थीटा एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 10 बच्चों क्या होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा बोलो पॉजिटिव। तो जब भी आपको किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव मिले तो आप समझ जाइए कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। भाई ये बात आपको समझ में आ गई बोलो बच्चों, ठीक है ना। और ये तो है, ये तो मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर किया था। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद कर लोगे तो वो कोई टेंशन नहीं है। भाई यहाँ पे होता है कास्ट रूल, सी बोलो ए एस टी। भाई सी फॉर कॉस, ए फॉर ऑल और एस फॉर साइन और टी फॉर टेन। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, ऑल तो हो गया। साइन रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक और टेन का कॉट। तो इस कास्ट रूल के अकॉर्डिंग ये लोग पॉजिटिव कौन कहाँ पॉजिटिव है ये कास्ट रूल के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चों ये बात समझ में आ गई। हमने सिर्फ कितना पढ़ा अभी तक, इतना पढ़ा कि कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से लिखी जाती है। m यहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन कैसा एंगल बना रही होगी एक्यूट एंगल बना रही होगी। कैसा एंगल बना रही होगी एक्यूट एंगल बना रही होगी। और अब अगर लाइन मान लिया थीटा बच्चों एक्यूट नहीं है तो फिर क्या होगा बोलो ऑब्ट्यूस होगा। क्या होगा ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस का मतलब है कि थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री से बोलो 180 डिग्री के बीच में होगी। तो इस कंडीशन में जो स्लोप होगा जो टेन थीटा होगा बच्चों वो क्या होगा नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में 10 क्या होता है बच्चों नेगेटिव। क्योंकि 10 में सिर्फ कौन पॉजिटिव है साइन और कॉसेक। तो आपको दो बात समझनी है, या तो एक्यूट एंगल बनाएगा या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। अगर ऑब्ट्यूस बनाएगा तो फिर स्लोप क्या होगा बच्चों नेगेटिव होगा। अगर आपकी आंखों के सामने एग्जांपल लिखा है -2x + 7, इस लाइन को बिना बनाए आपको ये पता लग गया कि इसका स्लोप क्या बच्चों -2। अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब जो भी एंगल बना रहा होगा वो एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आने वाला है। भाई इतनी बात क्लियर है, ठीक है। कुछ नोट कर लो स्पीड से, स्पीड से नोट करो स्पीड से। अभी हमने बात की है सिर्फ स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सब लोग 9th क्लास पास करके आए हो, 9th क्लास पास कर रखी है। ये सुनने में आया तुम 8th के बाद सी 10th में आ गई थी और 10th के बाद सी 12th में, 9th तो 11th वाली गायब चल रही है। गर्मी क्यों लग रही है, तुमने एसी ऑफ कर दिया क्या? अरे एसी क्यों ऑफ रखा भाई, वजह क्या है, वजह बताइए ऑफ करने की। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सी बात हमने पढ़ ली कि स्ट्रेट लाइन, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन वर्ड आए तो समझ जाओ कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से कोई इक्वेशन लिखी होगी x और y की टर्म्स में। ना लिखी हो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। जब कन्वर्ट करोगे तो जो m की जगह आएगा वो स्लोप बन जाएगा। स्लोप क्या होता है टेन थीटा। थीटा क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है वो लाइन जो एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ गए जी। थोड़ा स्पीड से लिखो।
कहाँ पहुंचे? अरे तुमने तो कर लिया, ये तो कर लिया। सब लोगों ने लिख लिया भाई? हाँ जी मैडम, लिख लिया। अरे कितना लिखोगी? हो गया। चलिए बच्चों, अगर ना लिख पाया हूँ तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं डाल दूंगा उसको, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसकी पीडीएफ बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लिया मैं आपसे लोगों से बोलूँ कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, भाई इसको आपको ड्रॉ करना है, तो भाई कैसे ड्रॉ करोगे? बताओ क्या ड्रॉ करोगे? नहीं बताओगे? नाराजगी है कुछ? भाई आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। आप एक काम करें, आप x को कुछ ऐसा माने जो y आपको इंटीजर मिले, क्योंकि मैं डेसिमल में विश्वास नहीं करता। अगर मैं x को मानता हूँ 0 तो y कितना आएगा? 10/3, मुझे विश्वास नहीं है। x को मानिए 1, कितना आएगा? 10 - 2, बोलो 8/3, अभी भी नहीं आ रहा। x को मानिए 2, कितना हो गया? 10 - 4, 6, ये सही है। जब मैंने x को बच्चों 2 माना तो कितना हो रहा है? ये 2 2 4, और जो 4 इधर जाएगा तो 10 - 4 कितना हो गया? 6, और 3y इक्वल टू 6, तो y कितना हो गया? बोलो बच्चों 2। तो इसका मतलब 2, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 2 4 और 3 2 6, 6 और 4 कितना होता है? 10। तो बच्चों आपको एक पॉइंट मिल गया 2, 2। समझ गए जी? मैं भी समझ गया। चलिए और बोलिए। अब x को आप और ले सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, आज तुमने पहली बार सही बात करी है। x को रखिए 5, तो कितना होगा? 10, 10 - 10 कितना हो गया? 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 0, 5, 0। बस हमें 2 पॉइंट ही चाहिए थे भाई। इन 2 पॉइंटों को आप लोकेट करें। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, 3, 4, 5, बस 5 तक ही जाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है, इतना काफ़ी है। 1 2 3 4 5। बच्चों हमें लेने 2, 2। तो यार 2, 2 लेने का तरीका क्या होता है? देखो ये बच्चों 2 है ना, 2, तो 2 पर एक ऐसे एक आपको डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो जहाँ पर भी मीट कर रहे हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या है? 2, 2। क्या है ये पॉइंट? 2, 2। ये तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए था, अदरवाइज की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो हम ऐसे ही बना सकते हैं अंदाजे से। तो बच्चों ये बन गया 2, 2 पॉइंट। दूसरा क्या है? 5, 0। क्या बच्चों? 5, 0। यहाँ पर लिखता हूँ 2, 2। लाइन ऐसे बनेगी ना। तो 5, 0 का मुझे 5 का मतलब है x कोऑर्डिनेट 5, और y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, तो यहीं पे बनेगा। अब इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन आप बना सकते हैं। भाई ये लाइन है, इसको आगे तक बढ़ा दो और इसको पीछे तक बढ़ा दो। तो भाई 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है कि बच्चों ये है लाइन की इक्वेशन। भैया ड्रॉ कर लोगे ना लाइन। 2 सुटेबल पॉइंट जो भी आपको सही लगे। सही कौन सा? मतलब अपने मन से नहीं। आप x को कुछ डालेंगे, करस्पॉन्डिंग y मिलेगा, तो डेसिमल में ना मिले। समझ गए? तो मैंने 0 छोड़ा, मैंने 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, क्यों? सॉरी 2 नहीं छोड़ा मैंने, 0 छोड़ा, 1 छोड़ा, 2 पर जाके y क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। तो ऐसे करके आप कोई भी 2 पॉइंट पिक कर सकते हैं और किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। भाई समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे बच्चे हो यार। चलो बच्चे, इसको आप चाहो तो नोट कर लो, आपके मन की बात है। इसके बाद हम पैराबोला पढ़ेंगे। पैराबोला क्योंकि आपके आई थिंक आपको ना सिर्फ क्यूबिक तो मुश्किल ही आएगी, लीनियर और क्वाड्रेटिक और मैक्सिमम क्यूबिक, ये 3 इक्वेशन आपको ड्रॉ करनी पड़ सकती है। मतलब इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल आपको ड्रॉ करनी पड़ सकती है। तो पैराबोलिक इक्वेशन या पैराबोलिक पॉलिनोमियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होता है, क्या होता है, हम रिसर्च नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ गिनी चुनी बातें बताऊंगा, उससे आप किसी भी पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हो। चलिए जी, अब भाई जब भी जिंदगी में आपको दुनिया में कहीं भी, रास्ते में, मोमोज की दुकान पे, मेट्रो में, सपने में, कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल जाए ax² प्लस bx प्लस c, भाई अभी मैंने क्या लिखा था? y इक्वल टू mx प्लस c या y इक्वल टू ax प्लस c, एक ही बात है। तो वो क्या करता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन। जब भी y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिले, अच्छा जो आपने वहां पे लिखा था y इक्वल टू mx प्लस c, वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है वो? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें कोई एक वेरिएबल है डिफरेंट पावर के साथ, लेकिन वो पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम और सी क्या है कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी क्या है कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट्स कांस्टेंट, x क्या यहाँ पे वेरिएबल है। तो बच्चों जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्या बनता है बच्चों, पैराबोला। वो भी कैसा पैराबोला, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। भाई या तो ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा ऐसे, अपवर्ड पैराबोला, ये दुनिया में बहुत कुछ चाहने मतलब कहते हैं ना बहुत कुछ अचीव करने की चाह, और एक क्या है भाई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और नीचे कूदने की तैयारी है, तो वो क्या बनेगा बच्चों, डाउनवर्ड पैराबोला। तो क्या बोलते हैं उसको, बोलो डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। गौरव भाई बिल्डिंग पे चढ़ना, मिस्टर गौरव बिल्डिंग पे चढ़ना, ठीक है ना। डाउनवर्ड पैराबोला बच्चों ये क्या है, बोलो अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। जी सिर्फ दो ही टाइप के पैराबोला आप ग्राफ को ड्रॉ करने में यूज करेंगे, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड आपका कभी नहीं आएगा, वो मैथमेटिक्स में आता है। आपको सिर्फ जो ग्राफ बनाना होगा वो सिर्फ इस टाइप की क्वेश्चन को बनाना होगा, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। भाई अपवर्ड कब, अपवर्ड कब, अच्छा इसमें ये बताओ इसमें हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट कौन है, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट कौन है, ए। यार एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री है ना, तो उसका कोएफिशिएंट कौन है, ए। तो जब भी ए पॉजिटिव होगा, जब भी हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, पैराबोला हमेशा अपवर्ड बनेगा। जब भी हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, पैराबोला हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चले, इसको बना लो, कोई टेंशन नहीं, इसको बना लीजिए। अब यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई जहां से ये टर्न कर रहा है ना, ये टर्न कर रहा है, अगर मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाए तो मेरी जिंदगी बन सकती है। भाई इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। और इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए, जिससे कि आप पैराबोला को बड़ी स्पीड से बना सकें। बच्चों ये जो पॉइंट है ना, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a होता है, -b/2a। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो होता है -d/4a। और यहां बच्चों d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac। तो भाई आप किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स इस तरीके से निकाल सकते हो। और ये भी सेम ही है भाई, ये भी वर्टेक्स है तो ये भी सेम ही है, सेम ही। भाई समझ में आ रही कहानी। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, उससे एक पैराबोला बनाता हूँ। आप लोग नोट कर रहे हो ना, पीडीएफ तो नहीं बनाई ना है, अच्छा फिर मैं नेक्स्ट पेज लूंगा, ठीक है ना। चलिए इसको बना लीजिए एकदम मस्त तरीके से। अब आपके सामने कोई भी एक पैराबोला इक्वेशन आएगी ना, आपको टेंशन नहीं लेनी, इक्वेशन आ गई सीधा आप पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। नोट कर रहे हो, अभी नोट कर लिया, हटा दूं, पक्का नोट तो नहीं बोल रहे। चलिए बच्चों y = x² + 3x + 2। भाई ये पैराबोला बनाना चाहता हूं मैं, आप लोगों की परमिशन हो तो, ठीक है भाई। इस पैराबोला को बनाना चाहता हूं तो कैसे बनेगा, देखो यार एक बात तो कंफर्म है कि a की वैल्यू कितनी है इसमें 1, और ax² + bx + c, और b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू 2। तो भाई a इसमें ना पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है जी। अभी हम y एक्सिस नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ बना रहे हैं x एक्सिस। y एक्सिस हम बाद में बनाएंगे, बाद में कब, 2-3 साल के बाद बनाएंगे, ठीक है ना, अभी नहीं बनाएंगे। चलो बच्चों ये हो गया आपका x एक्सिस। अब समझिए एक बात तो कंफर्म है कि यार ये जो है ना कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, समझ गए ना। अब सुनो, अब यार क्वेश्चन ये उठता है कि अरे सुनाइए इधर देखो, कि ये इसको काट के मतलब इसको काट के नीचे से जाएगा या टच करके जाएगा या फिर ऊपर से निकलेगा, समझ गए ना। 3 चीजें होती हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट।
बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई होशियार बच्चा है क्लास में मेरे अलावा? क्या बात है, 1 2 भाई कितना हो गया 9 माइनस 8 1। बच्चों 1 एक पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो ये सबको पता है, सब लोग 10 पास करके आए हैं कि रूट्स आर रियल। रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया तो रूट्स रियल हो गए। रूट्स रियल का मतलब बच्चों अगर डी आपको पॉजिटिव मिल जाए तो इसका मतलब पैराबोला 2 पॉइंट पे कट करेगा। कहां पे कट करेगा? 2 पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब पैराबोला जो आएगा वो इसको 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जाएगा। ऊपर क्यों गया? क्योंकि ए पॉजिटिव है। समझ गए बच्चों? कट क्यों किया? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? पॉजिटिव। तो बच्चों अब हमें इतनी बात पता लग गई कि एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। अब कुछ और बातें करते हैं। देखो भाई कुछ और बातें क्या है, ये जो वर्टेक्स है ना, ये मैंने आपसे बताया था कि ये वर्टेक्स क्या होता है। तो बच्चा बताएगा क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। बताइए जी अगर पता है तो। b की वैल्यू कितनी है? 3 और a कितना है बच्चों? 1, तो माइनस 3/2 कितना है ये? माइनस 3/2। और d कितना है बच्चों? 1। a कितना है? 1 कितना है? तो वर्टेक्स मिल गया। समझ गए ना? अब आपको इजीली ग्राफ बनाना आ रहा है कि भाई वो एक्स एक्सिस है, उसके नीचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स के नीचे जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। बोलो। और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है? क्या वाई एक्सिस के राइट में हो या लेफ्ट में हो। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों उसका? नेगेटिव। तो इससे क्या पता लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ओरिजिन से कहाँ पर है? लेफ्ट में है। वो जो कहाँ पर है? लेफ्ट में है। भाई ये बात समझ में आ रही है ना? तो अब आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि ये जो ओरिजिन होगा ना, ओरिजिन इससे इधर होगा। अब इधर का मतलब इधर भी हो सकता है ना? इधर भी हो सकता है। वो कौन बताएगा कि ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चों? जब आप इसको रखोगे 0 और इसको सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जब इसको सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो भाई कितना आएगा बोलो? 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना हो गया? x प्लस 2 और x प्लस, बोलो बच्चों, ऐसे ही लिख रहा हूं, हाँ, इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 और -2। तो इधर तो ज्यादा वाली वैल्यू होती है -2 है, -2, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और बच्चों ये कौन है बोलो? -1, 0। तो इसका मतलब आपका जो ओरिजिन आएगा वो इसके इधर आएगा। क्या हो गया मेरे गले में? बच्चों ये बनेगी y एक्सिस। तो इसका मतलब ये पैराबोला बन रहा है बच्चों इस टाइप से। ये आपकी y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस में जो ओरिजिन है, ओरिजिन उसके पीछे आएगा पहला कट -1, x इक्वल टू -1, और दूसरा कट कहाँ पे आ रहा है? -2। तो बच्चों इस टाइप से आप किसी भी पैराबोलिक इक्वेशन को बना सकते हो। मैंने इसमें बच्चों कितने काम किए? बताओ भाई कितने काम किए मैंने? पहला काम मैंने क्या किया? मैंने a चेक किया, है ना? बोलो भाई। मैंने पहला बच्चों साइन ऑफ a, पहले मैंने a चेक किया। फिर बच्चों मैंने क्या किया? डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फाइंड d निकाला। फिर बच्चों मैंने क्या किया? फाइंड -b/2a और -d/4a, ये किया। बच्चों फोर्थ नंबर में मैंने क्या किया बोलो? y इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे। मैं चेक कर रहा हूं कि आपका पैराबोला x एक्सिस को किन पॉइंटों पे कट कर रहा है। तो पैराबोला x एक्सिस को उन्हीं पॉइंटों पे कट करेगा जहां पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। तो बच्चों यहां पर मैंने क्या लिखा? देखो, इसको मैंने क्या किया? 0, इसको मैंने लिखा 0। तो यहां से x की वैल्यू आई। तो बच्चों मैंने क्या किया कि पुट y इक्वल टू 0 एंड सॉल्व। तो बच्चों आपको x की 2 वैल्यू मिली, एक मिली अल्फा और एक क्या मिली? बीटा। भाई अल्फा कितना मिला आपको? -1 और बीटा कितना मिला? -2। बस आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। बोलो बच्चों, ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ? ग्राफ ड्रॉ करने में कोई समस्या नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट स्पीड से। बच्चों अगर आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को किन पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो आपको ये आपका ये टाइम बच जाएगा। अगर आपको एक रफली फिगर चाहिए कि आपका ग्राफ
वाई एक्सिस के इधर बन रहा है या इधर बन रहा है, तो फिर आपको इनकी जरूरत नहीं है। वो वही मैं क्या करूंगा मैं बताऊंगा आपको अभी। अब इसको नोट कर लो, क्योंकि अगर आपको ये इसके ये वाले पॉइंट चाहिए तभी आपको इतना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत इजीली हो जाएगा कि ग्राफ इधर बनेगा इधर बनेगा, वो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं किसी और तरीके से। रफली फिगर चाहिए तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, प्रॉपर फिगर चाहिए तो ये मेथड है। वो गया क्या रक्षित गया? अरे इधर बैठे हो तुम, मैं उधर ढूंढ रहा था। धुएं वाले भैया समझ में आ रहा है? तुम नहीं थे ना, तो इसने बोला कि सर एक बार नया टॉपिक शुरू हो जाए, सर मैं धुएं उड़ा दूंगा उस टॉपिक के। तो मैंने इसका नाम रख दिया धुएं वाले भैया। जब तक धुआं नहीं उठेगा ना तब तक भाई ना नाम तुम्हारा धुएं वाले भैया रहेगा। चलिए बच्चों हो गया, नोट कर लिया? अब देखो सुनो मेरी बात, अगर मान लिया आपको इतना इतना कुछ नहीं करना, आपको ये सब नहीं निकालना। अब देखो सुनो, एक बात सुनो बहुत ध्यान से, यही बताता हूँ। आपको इतना पता लग गया कि वर्टेक्स क्या है, बोलो भाई इधर देखो भाई, वर्टेक्स क्या पता लग गया, वर्टेक्स क्या है। आपको ये पॉइंट नहीं निकालना, इनमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ये तो बहुत आसान था क्वाड्रेटिक था, कई बार क्वाड्रेटिक फंस जाता है कि पता नहीं लगता कि क्या रूट्स आएंगे। तो मान लिया आपको सिर्फ एक रफली फिगर चाहिए, ठीक है भाई, कितना भी हार्ड हो वर्टेक्स तो मिल जाएगा। वर्टेक्स मिल गया और ए क्या नेगेटिव पॉजिटिव ये मिल गया, तो अपवर्ड बनेगा, पता लग गया वर्टेक्स क्या है ये पता लग गया। वर्टेक्स में वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इसके नीचे जाएगा पैराबोला, कट मार के जाएगा। अरे बोलो भैया, और वो डिस्क्रिमिनेंट से पता लग गया खैर कि अगर पॉजिटिव आ रहा है 2 पॉइंट पर कट मारेगा, ठीक है जी। अब ये पता करना है कि भाई ये वाला जो ग्राफ है वो इसके इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनना बहुत ध्यान से यार। एक बात बताओ, अगर मैं पैराबोला का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके ओरिजिन से इधर ना करके इधर कर दूं, मान लिया मैं ऐसा बना दूं पैराबोला, मैं ऐसा पैराबोला बना दूं, मतलब ये वाला पार्ट में इधर ना करके इधर कर दूं, इसको ऐसे पास कर दूं, तब क्या होने वाला है? ये क्या है बच्चे, ओरिजिन? अरे बोलो भाई ये क्या है, ओरिजिन। तो यार एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 0 रखोगे आप, जब आप x को रखोगे 0, तो आपके y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है? आपका जो पैराबोला है बच्चों ये है आपका पैराबोला। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कहाँ मिलेगी, यही तो है y की वैल्यू। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका पैराबोला ये है तो x की वैल्यू 0 पर भाई y की वैल्यू कहाँ मिलेगी, यही तो है y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन से y एक्सिस पे आपका कर्व कितना ऊपर है कितने नीचे है। तो जब मैं x को रखूंगा 0 तो y कितना मिलने वाला है, ये वाला पॉइंट मिलने वाला है। बोलो भाई, यहां पर x की वैल्यू 0 है और y कोऑर्डिनेट यहां से आएगा। बच्चों अगर आपका y कोऑर्डिनेट मान लिया नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है आपका y कोऑर्डिनेट, नेगेटिव आ रहा है, आप खुद सोचो यहां पर जब मैं x को रख रहा हूं 0, 0 प्लस 0, तो y कितना आ रहा है बोलो 2। अरे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकता है जब ये वाला पॉइंट भी क्या हो, इधर हो, जब पैराबोला इस टाइप का हो, या तो दोनों रूट इधर हो या तो ऐसे जा रहा हो। देखो तब भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। या फिर दोनों क्या हो, इधर हो, पैराबोला ऐसे बन रहा हो, अभी भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? x इक्वल टू 0 पे देखो आपका जो पैराबोला है वो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे कट कर रहा है। यहां पर भी x इक्वल टू 0 पर पैराबोला y एक्सिस की
पॉजिटिव डायरेक्शन पे कट कर रहा है। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों कट एक्स एक्सिस के एक ही साइड लगे, या तो दोनों नेगेटिव पे लगे या फिर दोनों पॉजिटिव पे लगे। भाई ये बात क्लियर है। लेकिन किंतु परंतु ये हमें पता लग चुका है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव। अगर दोनों ओरिजिन के राइट साइड में चले गए तो भाई इस कोऑर्डिनेट का जो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड में बन रहा है। अरे यार ओरिजिन से राइट साइड में बन रहा है ना कर्व, तो इसके राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो आप बिना इनको निकाले भी ये पता कर सकते हो कि आपका कर्व कैसे बनेगा। भाई ये कहानी समझ में आई, बोलो भाई, भगवान जाने समझ में आई नहीं आई। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, आप f0 को फाइंड कर लीजिए, f0 को फाइंड कर लीजिए। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है इसकी वैल्यू, पॉजिटिव, तो क्या करेगा भाई, जो पैराबोला है, पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस इधर, बोलो बोलो, इधर ऑन नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, या तो मतलब दोनों नेगेटिव पे कट होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव पे कट होंगे। और अगर गलती से f0 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि कर्व कट्स एक्स एक्सिस, है ना, बोलो भाई वन कट कहां पे होगा, वन कट एट नेगेटिव साइड, और भाई सेकंड कट कहां लगेगा, सेकंड कट एट पॉजिटिव साइड। तो भाई इस चीज से भी आपको पैराबोला की फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पैराबोला किस तरीके से बन रहा है और कहाँ बन रहा है। भाई कहानी समझ में आ गई। अब आपके पास कोई पैराबोला हो, आप घर जाके इन बहुत सारी, हम यहाँ कर लो माइनस कर लो और यहाँ पे कर लो -3x + 4, इन सब के ग्राफ आप एक रफली ग्राफ बना सकते हैं। 2x² + 5x - 6, जो मन में आए वो लिखो, x² + 6x - 7, इन सब के आप एक रफली ग्राफ बना सकते हैं। ऐसे ग्राफ कि वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस के दोनों लेफ्ट से कट मार रहे हैं, राइट से कट मार रहे हैं, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, समझ गए ना। एक रफ फिगर आपको पैराबोला की मिल जाएगी, समझ गए जी। उसको आप नोट कर लीजिए। तो आपने एक लीनियर इक्वेशन और पैराबोलिक मतलब सेकंड डिग्री इक्वेशन को आपने पढ़ लिया कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डेरिवेटिव्स की और इंटीग्रल की, ठीक है ना। टाइम बचा तो फिर मैं बता दूंगा क्यूबिक कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मेनली जो है ना डेरिवेटिव और इंटीग्रल के फॉर्मूले बताने हैं मुझे। क्या हो गया, बेगर मेथड, अभी कहाँ पहुँच गए तुम बेगर मेथड पे, वो तो आ गया अभी। अच्छा हाँ कर लो, कोई टेंशन नहीं। बेगर मेथड, भिखारी मेथड, बताओ यार नाम भी क्या रखा, बेगर मेथड। आपको ना फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से सोचने होते हैं कि इस लाइन का स्लोप नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, समझ गए ना। कोई भी इक्वेशन आपकी कोई बन रही है तो आपको हर एक इक्वेशन में पहले देखना है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं। जैसे कि u और v वेरिएबल है, तो आप क्या कर लो, v को लिख लो u की टर्म में, तो v = mu + c, जैसे कहते हैं y = mx + c, v = mu + c। अब देखो कि जो m की जगह जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्यूट एंगल बनाता हुआ, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता हुआ। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्यूट बनाता हुआ, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऑब्ट्यूज बनाता हुआ। बात समझ में आ रही है। तो आपको इस चीज का ही ज्यादा ध्यान रखना है कि एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है जी, नोट कर लिया। चलिए अब बच्चों थोड़ा लिखते हैं फॉर्मूले जो हमारे मेन है। लिखो यार, डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं, डेरिवेटिव, और यहाँ पर लिख लो इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूलों की बात करूंगा, ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा इसकी।
सिर्फ फॉर्मूला की बात करूंगा। देखो भाई डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स, चलिए जी अगर हम स्टार्ट करें सबसे फर्स्ट से, तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ, बच्चों ये वेरिएबल है भाई, एक्स कौन है बच्चों, वेरिएबल, एक्स कौन है, वेरिएबल। आप ये मान के चलें कि आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, बच्चों ये कौन है, बोलो भाई, एक्स है ये भी, और ये भी क्या है, एक्स है। इसको अगर मैं पढ़ना चाहूं पहले, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको करा रहा हूं, तो पहले इसका मीनिंग क्या है वो बता दूं मैं कि इसका मीनिंग क्या है। भाई इसका मीनिंग ये है कि आप लोग डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, बोलो बच्चों क्या निकाल रहे हो, एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। इसके पीछे का मीनिंग क्या है, इसके पीछे का मीनिंग ये है जब आप x में बहुत स्मॉल चेंज करते हो तो fx में भी चेंज होगा, बोलो जब हम x में चेंज करेंगे तो fx में भी चेंज होगा, तो वो जो रेट ऑफ चेंज है वो आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो। लेकिन वो रेट ऑफ चेंज ना बिल्कुल इंस्टेंट निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब एक पल में, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से लेके यहां तक रेट ऑफ चेंज, यहां से यहां तक कितना रेट ऑफ चेंज हुआ, नहीं, इंस्टेंट, मतलब आप यहां पे थे तो जस्ट एक पॉइंट के बाद रेट ऑफ चेंज किया है। तो बच्चों आप माइंड में इतना रख के चलें कि हम डेरिवेटिव इसलिए पढ़ते हैं कि जिस भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, अरे क्या हो गया, जिस भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो बच्चों उसका आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, रेट ऑफ चेंज, वो भी इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। इसमें अगर स्मॉल चेंज होगा तो उसमें जो चेंज होगा वो जिस रेट से चेंज होगा दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन है। डेरिवेटिव का सेकंड एप्लीकेशन क्या है जो आप पढ़ के आए हो, डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट ही तो है, डेरिवेटिव स्लोप ही तो है। डेरिवेटिव क्या है, स्लोप किसका, टेंजेंट का। भाई आपको पढ़ के या सुन के अच्छा लगेगा कि मान लीजिए कोई कर्व है, ये कोई भी कर्व है भाई, उसके किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को टच करती हुई लाइन, भाई अगर कोई लाइन किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टच कर रही है तो क्या बोलोगे आप उस लाइन को, टेंजेंट। क्या बोलोगे बच्चों, टेंजेंट बोलोगे। ये कोई कर्व है, दुनिया का कोई कर्व है। अब ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पर है, भाई जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पर भाई अगर सेल्फ स्टडी करनी है बाहर जाकर करो बच्चों, इस कर्व के इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट यहां से कितना एंगल बना रही होगी, थीटा बना रही होगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो भाई साहब इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा ना, जो इस टेंजेंट का स्लोप है बच्चों क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, टेन थीटा। अरे यहाँ जब एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। ये स्लोप ही, ये स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप ही इस कर्व के इस पॉइंट पर डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। तो बेसिकली पता है क्या हो रहा है, अगर मान लिया इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो बेसिकली बताऊं मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एफ एक्स को या y को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, वो भी कहां पर, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पे कुछ तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, कितना मान लूं बोलो भाई, a मान लूं एक्स कोऑर्डिनेट। अगर इस पे एक्स कोऑर्डिनेट a है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, एफ ए। यार अगर इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू कितनी होगी, एफ ए, यही तो होगी। तो आप इस कर्व के इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का जो स्लोप निकालते हो वो स्लोप ही इस कर्व का इस पॉइंट पर डेरिवेटिव कहलाता है। तो भाई साहब dy बाई डी एक्स कहां पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। आओ भाई एक और कहानी सुनो, जो कहानी मैंने सुनाई उसको दोबारा सुनो, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक कहानी पहुंचनी बहुत जरूरी है। हम लोगों ने स्टार्ट किया डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, फंक्शन का। एफ एक्स कौन है, फंक्शन। अब फंक्शन क्या ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है भाई, एफ एक्स क्या है, फंक्शन। एक फंक्शन एक रूल होता है जो अपने अंदर एक वेरिएबल एक्स रखता है, एक्स प्रोसेस करता है तो आउटपुट देता है, एक्स क्या करता है, प्रोसेस करता है तो एक आउटपुट देता है। चलिए बच्चों एफ एक्स का आप डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं एक्स को चेंज करूं तो एफ एक्स में भी चेंज होगा। तो एक्स में जब मैं चेंज कर रहा हूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स में चेंज हो रहा है
तो उसके चेंज होने का जो रेट है तो हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो जिस रेट में एफ एक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट रेट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। समझ गए? बस इसको दिमाग में फिक्स कर लो, 1 घंटे में इतना ही पढ़ाया जा सकता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि भाई जो भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो उसका एक ग्राफ बना लो। भाई बना लिया ग्राफ? बोलो। अब बच्चों इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं इस पर डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी? टेंजेंट। इस टेंजेंट ने कोई एंगल बनाया, तो एंगल बनाया तो इसका स्लोप कितना हो गया? tan थीटा। तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है? कर्व के किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो ही इस कर्व के इस पॉइंट पर डेरिवेटिव होता है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। अगर आपको इस कर्व के इस पॉइंट पर डेरिवेटिव चाहिए तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, उस टेंजेंट का स्लोप निकालिए, वो स्लोप ही डेरिवेटिव होगा। तो स्लोप ही क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। मतलब ये इसका एक डेफिनेशन है कि कहां से आया। हमें सिर्फ इतना ही समझना है कहां से आया, हमें मेनली फॉर्मूले याद करने हैं। आओ बच्चों मैं फॉर्मूले याद कराता हूँ। भाई ये बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, अब हम फॉर्मूले याद करते हैं जो कि हमारा मेन आज का टारगेट है। अब इसको मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं डेरिवेटिव फॉर्मूले या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ, अरे कौन बात कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। और यहाँ पे लिखो इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस, इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस। यार मैं आपसे एक कॉमन सी बात पूछूंगा, शायद आपके दिमाग में पहुंच जाएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद कराना शुरू कर देता, फिर मैं चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में पहुंच जाए वो बात। आप समझिए बात को। भाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना चाहता हूँ मैं आंसर नहीं पूछ रहा कभी 1 बता के हीरो बन जाओ। मैं कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। कहानी समझो। आप सोचोगे हमें पता नहीं क्या होता है, हमें नहीं पता। ठीक है भाई, नहीं पता, लेकिन फंक्शन कौन है? एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। समझ गए जी? अब मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। जो एक्स को रखोगे 0 तो एफ एक्स भी कितना आएगा? 0। तो कहाँ से पास होगा? 0,0। अरे कहाँ से पास होगा? 0,0। एक्स को रखो 1 तो एफ एक्स भी कितना आएगा? 1। तो 1, मिल गए 2 पॉइंट। भाई 0,0 ये रहा पॉइंट, और 1,1 कहाँ होगा? 1 इधर 1 इधर, तो ये वाला पॉइंट होगा। भाई इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दो। लो जी बना दी लाइन। अरे कोई कष्ट किसी को? 1,1 और 0,0 को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी भाई लाइन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो भी कर्व बन के आएगा उसका कोई भी पॉइंट पकड़ लो और उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये तो खुद एक टेंजेंट है। अगर मैं इसके ऊपर बच्चों लेट सपोज ये पॉइंट पकड़ता हूं, पकड़ा भाई पॉइंट, जैसे ये पकड़ा था पॉइंट, भाई इस पॉइंट पर ये क्या है? टेंजेंट। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो ये लाइन ही इसकी टेंजेंट होगी। ये क्योंकि अरे यार इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन कौन है? यही तो है, बोलो। तो यही लाइन इस पॉइंट पे इसकी क्या बन गई? टेंजेंट बन गई। और मैंने कहा था डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। भाई एक बात बताओ कि ये इधर 1 है, इधर भी 1 है, जितना इधर है उतना इधर है, इसका मतलब क्या है? ये इसके बीच से जा रहा होगा। ये पूरा कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसका आधा कितना होगा? 45। तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, भाई साहब वो क्या होने वाला है? tan 45। और tan 45 डिग्री कितना याद करके आए हो? 1। कितना होता है? 1। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों कितना होता है? 1 होता है। मेरी बात समझ में आई? ये मैंने आपको डेफिनेशन से बताया है। अब मैं आपको फॉर्मूले याद कराऊंगा सिर्फ आपके मन में ये सेव करने के लिए कि डेरिवेटिव का जो इन्वेंशन है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। समझ गए? ये आज का पहला फॉर्मूला लिख लो। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल x विल बी ऑलवेज 1। समझ गए जी? बड़ी खुशी की बात है तुम लोग समझ गए। बहुत बहुत मुबारकबाद यार समझने के लिए।
बच्चों अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट निकालूं, C फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, C फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। बच्चों अगर आप C का डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो C क्या है? कांस्टेंट। यार एक बात बताओ, क्या कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज हो सकता है? नहीं, वो तो फिक्स है। जो फिक्स है उसमें रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, और नहीं को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। काश आप मेरी बात समझ पाते। समझ गए मेरी बात? भगवान जाने समझे नहीं समझे। चलिए, तो बच्चों x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। अब इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो 1 का इंटीग्रल x होगा। अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x होगा। उल्टा है सिर्फ। इस बात को पूरी तरह से मैं लिखने के लिए आपको यह बता दूं कि बच्चों अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी, ध्यान देना मेरी बात पे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी, वहां पे मैंने लिया x का डेरिवेटिव 1 और यहां पे c का डेरिवेटिव कितना है? 0। इस बार मैं साथ में ले रहा हूं x प्लस सी, डेरिवेटिव अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x और बोलो डेरिवेटिव ऑफ c। तो ओवरऑल मुझे ये बताइए कितना आ गया? 1 प्लस 0 कितना है बच्चों? 1। तो आपको ये कंक्लूजन मिला कि भैया डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। इसका उल्टा पढ़ लो, 1 का इंटीग्रल ये होता है साइन किसका? इंटीग्रल का। तो बच्चों 1 का इंटीग्रल 1 इंटू dx कर लो, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में चल रहे हो। जब भी इंटीग्रल निकालोगे, जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालते हो लिखोगे dx, अगर निकाल रहे हो y के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे? dy। तो इंटीग्रल ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चों 1 का इंटीग्रल कितना होता है? जो सामने लिखा है x प्लस सी, कितना होता है? x प्लस सी। भाई समझ गए? तो जब भी 1 का इंटीग्रल आए आप लिखोगे x प्लस सी। अगर आपने c भी नहीं लिखा, आपने x लिखा, वो भी सही है, लेकिन x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 सबके डेरिवेटिव क्या होते हैं? आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x प्लस 1, उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? 1 ही होगा। मैं यहाँ पर लिखूँ x प्लस 2, उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? उसका 0 होगा। समझ गए? तो x में आप कुछ भी ऐड कर दें, डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना? तो आप जिस भी फैमिली का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो उसका जब इंटीग्रल निकालोगे वापस वही मिल जाएगा। तो इसलिए 1 का डेरिवेटिव होता है x प्लस सी। भाई ये वेरिएबल है, ये है वेरिएबल, और ये है आपका कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपसे कोई पूछे ना कि इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, तो आप बोलना जी इंटीग्रल तो हम किसी फंक्शन का निकालते हैं, और इंटीग्रेशन उस इंटीग्रल को निकालने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल। तो एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव। इसको आप नोट करिए, इसके बाद एक लिस्ट बनेगी, पूरे बोर्ड पर लिखी जाएगी, वही आपको याद करने हैं फॉर्मूले। ये पहला फॉर्मूला था जो आपको याद करना है कि x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रल x। अब x प्लस सी का डेरिवेटिव भी 1 और 1 का इंटीग्रल x प्लस सी। तो कोई टेंशन नहीं है। प्लस कर दूं? नोट कर लिया? अरे कितना लिखोगी? चलो अब जो फॉर्मूला नंबर 2 पे आते हैं फटाफट स्पीड से। तो बच्चों अगर आपसे कोई बोले कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n, बच्चों मैं जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा ना, मैं उसके आगे एक कांस्टेंट जोड़ दूंगा बस। क्यों जोड़ दूंगा कांस्टेंट? क्योंकि इस कांस्टेंट से इस डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर या डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों सेम ही आएंगे। तो भाई जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ये तो भाई साहब 0 हो जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n की टेंशन है। भाई इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बोलो? 0। तो भाई इसका फॉर्मूला याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n कितना होता है बच्चों? जो भी ऊपर पावर है
पहली बात तो मेरा x और n बिल्कुल सेम लगते हैं देखने में, ये मेरी समस्या बहुत पहले से है कि मेरा x और n बिल्कुल सेम लगता है, तो मैंने इसको लिख दिया कैपिटल N, ये लो। तो भाई अब इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर, बोलो बच्चों, n-1। कितना हो गया? n x की पावर n-1। बस छोड़ रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया? अगर आपको मान लिया डेरिवेटिव पूछा गया है कहीं पर x की पावर 5 का, तो बच्चों क्या करोगे? 5 x की पावर 5-1 कितना हो गया? 4। भाई समझ सकते हो ना बात को? द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2 है, 3/2, तो क्या करोगे? 3/2 x की पावर 3/2 -1, तो कितना हो गया? 3/2 x की पावर, ये कितना होगा? 2, 3 - 2 1, तो कितना बचा? 1/2। भाई समझ रहे हो ना कहानी क्या बोल रहा हूं मैं? अब हम बात करें इंटीग्रल की, तो आपके सामने ये जो फंक्शन लिखा है ना, ये वाला फंक्शन, ये कैसे मिला आपको? इसका इंटीग्रल करके, सॉरी डेरिवेटिव करके। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूं तो वापस वो मिल जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ, इसको याद करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं ऐसे बात कर रहे हैं बच्चों। इंटीग्रल ऑफ x की पावर n कितना होता है? इंटीग्रल ऑफ x की पावर n, तो याद करना आसान है। आप सोचो कि डेरिवेटिव में हम माइनस कर रहे हैं, बस ये सोचो कि ये याद करने का तरीका है। डेरिवेटिव में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? माइनस कर रहे हैं, और इंटीग्रल में क्या कर रहे हैं बोलो? प्लस कर रहे हैं। इंटीग्रल में प्लस कर रहे हैं। डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे खुद देख लो आप, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे करते हैं बच्चों डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड। ये देखो, जब मैंने इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो मैंने क्या किया भाई? n को पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो बोलो, और n-1 हो गया। तो डेरिवेटिव में माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। भाई इंटीग्रल में क्या करते हैं? प्लस और डिवाइड। तो इसका मतलब बच्चों n में प्लस करो, क्या करो? प्लस। कितना हो गया? n+1। अब इसको यहां मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है, क्या? सेम n+1। ये आपको ऐसे याद करना है। जैसे कि आप इंटीग्रल कर रहे हो x की पावर 3 का, तो भाई कितना आएगा? 3+1, और नीचे कितना आएगा बोलो? 3+1, तो कितना आएगा ये? x की पावर 4/4, बोलो बच्चों। और जब भी इंटीग्रल निकालो तो अपनी तरफ से ये c जोड़ दो बस। ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई समझ में आ रही है बात? चलिए जी, तो लेक्चर यार बहुत छोटा था ये, मैं चलता हूँ, मेरे 4 बजे 9th में लेक्चर है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आपको थोड़ा ग्राफ बताएं, रेफरेंस बताएं। अभी तो आपको कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर चाहिए इसमें सारे फॉर्मूले बनाने के लिए। 1 घंटा की लेक्चर की जरूरत है।